हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज 20 जून 2021। इट्स मी बुशरा खान। और चैनल QCL को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये चैनल है जो आपका करियर और जो कंटेंट मेरी तरफ से आता है वो बहुत प्रीशियस कंटेंट डिलीवरी होती है। तो आपके करियर मेकर के सबसे अच्छे पथ पे आपको लेके जाएगा, क्योंकि आपका करियर मेकर कौन है? रियल के करियर मेकर है आपका QCL। तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें। और मेरे हर वीडियो को, जो भी वीडियो मैं आपको भेजती हूँ उसको ध्यान से सुनिए, जिससे आपको कंप्लीट बेनिफिट हो। चलिए शुरू करते हैं। आज 20 जून 2021 यानी 20th जून 2021 का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय पठन दिवस। तो राष्ट्रीय पठन दिवस, पठन से क्या पठान नहीं है, पठन दिवस। तो ये CBSE मनाता है। क्या होता है? CBSE, SC नहीं होता है, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CBSE मनाता है। और क्यों मनाता है? ये जो भी कुछ पढ़ाई लिखाई जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो पाठ्यक्रम आ रहा है आपके लिए, और जो इससे स्टूडेंट्स गेन कर रहे हैं, उन सब के लिए ये मनाया जाता है राष्ट्रीय पठन दिवस। और CBSE कब मनाता है? 19 जून को। 19 जून को ये मनाया जाता है राष्ट्रीय पठन दिवस, 19 जून को। उसके बाद जो है 19 जून को तो ये मनाया जाता है। उसके बाद जो पूरे हफ्ता मनाया जाएगा राष्ट्रीय पठन हफ्ता। कौन सा? पठन वीक, ठीक है। और 19 जून से लेके 18 जुलाई तक मनाया जाएगा राष्ट्रीय पठन माह, यानी पठन महीना। तो CBSE मनाता है। और ये जो है आपको बताया है मैंने कि ये पढ़ने लिखने और इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है, पढ़ाने वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए, ठीक। तो ये याद रखना। वैसे मैं आपको बताऊंगी, एक और बात मुझे याद आ रही है। तो एक नाम आ रहा है मुझे याद, उनकी जयंती पे ये मनाया जाता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी, टेंशन मत लीजिए, मुझे याद आ जाएगा। अभी पढ़ाते पढ़ाते बताऊंगी कि इसकी जयंती पर मनाया जाता है ये। वो बात मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, थोड़ी दिमाग में आ रही है, तो बताऊँगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भी जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता के संबंध में, यानी क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी स्टडीज़ के रिलेशन में अभी किस मंत्रालय, यानी केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने एक मिशन को मंजूरी दी है? तो क्वेश्चन क्या हो गया कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने अभी जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता के अध्ययन के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? ये क्वेश्चन हो गया। तो डीप ओशन मिशन, इसमें क्या है कि बहुत अंदर जाके इसको रिसर्च होगी। ज़्यादा अभी कितना गहराई पे जाते हैं लोग? 3 किलोमीटर तक, है ना। वैसे इसकी समुद्र की जो सही गहराई है, माप है, वो अभी तक जो लगा पाई हैं लोग, साइंटिस्टों ने लगाया है, वो है 11,066 मीटर। जिसको हम तब्दील करें तो कितना हो जाएगा? यानी कि 11.5 किलोमीटर से ज़्यादा, इतनी गहराई है। 3 किलोमीटर तक की गहराई पर जा पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो मतलब जो बड़े बड़े साइंटिस्ट या जो सेना का, अब क्या है कि इससे ज़्यादा गहराई पर जाएंगे और रिसर्च होगा और उससे फ़ायदा होगा, जिससे कि जलवायु परिवर्तन में ये जो हो रहा है उसको भी रुके, मतलब वो परिवर्तन ना हो, उसमें भी जलवायु क्लाइमेट चेंज ना हो, उसमें भी बेनिफिट मिलेगा। और बाकी बायोडाइवर्सिटीज़, फ्लोरा फोना, इन सब को बेनिफिट मिलेगा और स्टडीज़ से नई चीज़ें सामने आएंगी। तो इसीलिए मिशन को, कौन से मिशन को मंजूरी दी है? ये डीप ओशन मिशन। और इसको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में मंजूरी दी है। कौन से? पृथ्वी विज्ञान। डॉक्टर हर्षवर्धन होते हैं इसके मंत्री, ठीक है, प्रेजेंट टाइम पर, ठीक है। यही है उनका मंत्रालय। और एक है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भी IMD विश्व सूचकांक 2021 जारी हुआ है। इसमें टॉप पर कौन सा देश है? IMD, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट।
इसने एक वर्ल्ड इंडेक्स, कौन सा वर्ल्ड इंडेक्स 2021, कौन सा इंडेक्स है 2021 का वर्ल्ड इंडेक्स है, जारी किया है। कोरोना के बाद भी कितना अधिक प्रभाव पड़ा है, जिससे कि कौन से देश ने कितना हर मामले से कितना विकास किया है, चाहे वो विकसित हैं चाहे वो मतलब अभी अविकसित हैं, ठीक है। तो पूरी दुनिया के देशों का एक सूचकांक बनाया गया है। मतलब कोरोना के प्रभाव के बाद भी वहाँ की अर्थव्यवस्थाओं ने पूरी तरह से मतलब हर सेक्टर में कितना डेवलप किया है, तो उसके ऊपर ये इंडेक्स बनाया गया है। नंबर 1 पे कौन है, इसमें है स्विट्ज़रलैंड, ये नंबर 1 पे है। और नंबर 2 पर है स्वीडन, कौन है, स्वीडन, ठीक। और तीसरे पे है डेनमार्क, थर्ड पे कौन है, डेनमार्क। अपने इंडिया का क्या रैंक है, पूछ लिया जाता है इसमें, अपने इंडिया का क्या रैंक है, तो ज़रूर पूछ लेते हैं ऐसा भी। तो उसके बारे में अगर आपको पता है तो मुझे बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगी। तो इसमें इंडिया का जो रैंक है वो है 43, ये IMD, और इसका पूरा नाम याद रख लीजिए, IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, यानी मैंने विश्व इंडेक्स कहा है ना, IMD का वर्ल्ड इंडेक्स, तो पूरा नाम याद रखिएगा, IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। क्या IMD ने वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जारी किया है, क्या किया है, IMD ने वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जारी किया है, जिसमें इंडिया 43वें नंबर पे है, तीसरे नंबर पर डेनमार्क है, दूसरे पे स्वीडन है और पहले पे स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है। तो पूरा नाम बता दिया, वर्ल्ड इंडेक्स तो है, कौन सा, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है ना। सभी अर्थव्यवस्थाओं पर कोरोना के असर डालने के बाद भी एक नज़र डाल के एक इंडेक्स बनाया है। अच्छा ठीक है, और देखिए ये एक बात मैंने आपसे कही थी कि किसकी जयंती पर एक ऐसा हुआ था, केरल में एक लाइब्रेरी मूवमेंट चल रहा था, पुस्तकालय आंदोलन। तो ये लाइब्रेरी जो मूवमेंट था, तो वो PM पानिक्कर उसके जो है संस्थापक थे उस मूवमेंट के, केरल के लाइब्रेरी मूवमेंट के कौन संस्थापक थे, PN पानिक्कर। तो PN पानिक्कर की जो जयंती है वो 19 जून को होती है, कब होती है, 19 जून को, और इसी पर मनाता है ये CBSE क्या, राष्ट्रीय पठन दिवस। फिर राष्ट्रीय पठन हफ्ता मनाया जाता है 19 को राष्ट्रीय पठन दिवस से लेके, और फिर राष्ट्रीय पठन माह 18 जुलाई तक। तो ये क्लियर करवा दिए दोनों फैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी केंद्र सरकार ने एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को हटाकर कितनी कंपनियों में परिवर्तित करने का फैसला किया है। देखिए केंद्र सरकार का एक जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, पहले से ही 200 साल पुराना है वो, अब उसको हटाकर उसकी जगह कई कंपनियों का निर्माण करने की घोषणा की है। यानी 7 कंपनियों का, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जगह 7 कंपनियों का निर्माण किया जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जगह 7 कंपनियों का निर्माण होगा, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का ही काम करेंगी, ठीक है। तो इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ख़त्म हो रहा है, अब उसकी जगह 7 कंपनीज़ का एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किसने 1 लाख से अधिक योद्धाओं के लिए कस्टमाइज 1 लाख से अधिक कोविड योद्धाओं के लिए कस्टमाइज क्रैश कोर्स की शुरुआत की है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 1 लाख से अधिक फ्रंटलाइन वर्कर्स, कौन, फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी कोविड योद्धाओं के लिए अभी कस्टमाइज क्रैश कोर्स की शुरुआत की है। कितनी किसकी, कस्टमाइज क्रैश कोर्स, ऑलमोस्ट ये 3 महीने का होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। कस्टमाइज क्रैश कोर्स, इसका नाम याद रखिएगा, फ्रंटलाइन वर्कर्स कोविड योद्धाओं के लिए की है, याद रखिएगा, और नरेंद्र मोदी जी का। और 5000 वाली बात भी बताई थी कल, विशेष प्रशिक्षण दिल्ली सरकार बताई थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण सहयोग के लिए, पर्यावरण में सहयोग के लिए संबंध बढ़ावे के मामले में भारत ने किस देश के साथ एक समझौता किया है। पर्यावरण सहयोग के संबंध में भारत ने अभी किस देश के साथ एक समझौता किया है, तो भूटान के साथ एनवायरमेंटल कोऑपरेशन के लिए अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने एक समझौता किया है। और भूटान की बात है तो लुटाई तसेरे, ये प्रेसिडेंट है इसके, नगरोलोतुम ये करेंसी है, और भूटान की कैपिटल क्या है, थिम्पू, क्या है, थिम्पू।
क्वेश्चन है जी, हाल ही में गोवा क्रांति दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 18 जून को। 18 जून को मास्क दिवस भी मनाया गया था बेंगलुरु में लास्ट ईयर। इस साल कुछ आएगा उसका तो बताऊंगी, इस साल कुछ नहीं आया है। लास्ट ईयर मनाया गया था मास्क दिवस। और 18 जून को गोवा में मनाया गया गोवा क्रांति दिवस, यानी गोवा में जो गोवा की स्वतंत्रता के लिए जो क्रांति हुई, उसमें जो शहीद हुए, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन यानी स्वतंत्रता के लिए भारत की जो भाग लिए लोगों ने, वो स्वतंत्रता सेनानी, और जिन्होंने गोवा के स्वतंत्रता के लिए भी क्रांति की, उन शहीदों को याद रखने के लिए, उन तमाम सेनानी और शहीदों को याद रखने के लिए उनको सम्मान देने के लिए गोवा क्रांति दिवस 18 जून को मनाया जाता है। 3 दिवस होते हैं गोवा के। एक गोवा गोवा मुक्ति दिवस, वो कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस वो 30 मई को मनाया जाता है। ये 18 जून को गोवा क्रांति दिवस। और एक और बताती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, गोवा लिबरेशन, गोवा उदारवाद, हाँ गोवा लिबरेशन डे, वो कब मनाया था? 19 दिसंबर को, 19 दिसंबर को, ठीक है, 19 दिसंबर को। गोवा में क्या है? एक तो है कोट्टेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक कौन सी है? भगवान महावीर या मोलम नेशनल पार्क है। एक कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? वो बर्ड सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ तो ये हो गई कोट्टेगांव, और बर्ड सेंचुरी है डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? वो जम्मू कश्मीर में। अच्छा, ये गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के जो राज्यपाल हैं वो कौन है इस टाइम? भगत सिंह कोश्यारी संभाल रहे हैं, और मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। यहाँ स्वास्थ्य सखी और यशस्विनी योजनाएं चल रही हैं, ठीक है। और तो ये बातें, गोवा में खाजे प्रसाद को टैग मिला था, जीआई टैग। कौन सा? जीआई, ये चर्च में चलता है ये। और एक मोयरा केला को, और एक मिला खोला और हरमल मिर्च को जीआई टैग मिला था। तो ये तमाम चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी WHO ने कोरोना के एक नए वेरिएंट लैम्डा, क्या नाम है वेरिएंट का? लैम्डा की पहचान कितने देशों में की है? तो 29 देशों में। जी हाँ, कोरोना का एक नया वेरिएंट मिल गया है। वो तीसरी लहर की बात तो वैसे भी चली रही है, तो कोरोना का एक नया वेरिएंट अभी खोजा गया है, मतलब पाया गया है वो। और किन देशों में पाया गया वो भी बताऊंगी, लेकिन कितने देशों में इस देखने को मिला है ये वाला जो है वेरिएंट, इसका नाम क्या है? लैम्डा। तो ये 29 देशों में WHO को मिला है। ये WHO ने 29 देशों में ये वाला वेरिएंट पाया है, ये कोरोना का लैम्डा। और ये ज़्यादातर इसमें क्या है? साउथ अमेरिकी, यानी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है मुख्य, मतलब अगर मेनली देखा जाए तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में ही पाया गया है लैम्डा। और 29 देशों में इसकी पहचान की गई है। WHO ने कितने देशों में की है? 29 देशों में। अच्छा, टेड्रोस अधानो गिवेनियस हेड हैं जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। WHO और WTO दोनों का हेडक्वार्टर है। और एक और है, बताऊंगी मैं आपको। और जी 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। और उसी दिन मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ADB ने किस देश में वित्तीय सुधारों के लिए $250 मिलियन का एक लोन मंजूर किया है? हाल ही में भी ADB ने किस देश को वित्तीय सुधारों के लिए $250 मिलियन का एक लोन मंजूर किया है? तो बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश में $250 मिलियन बांग्लादेश को, मतलब इकोनॉमी यानी फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट या इकोनॉमिकल इम्प्रूवमेंट्स के लिए, इकोनॉमिकल इनोवेशन के लिए एक $250 मिलियन का लोन दिया है। किसने दिया है? ADB ने, ठीक। ADB मकासुकु अशकवा, ये कौन है? इसके हेड है मनीला, फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। 1966 में स्थापना हुई थी इसकी। आसियान की कब हुई थी? 1967 में हुई थी, ठीक है। यूनिसेफ की कब हुई थी? यूनेस्को की कब हुई थी? ध्यान कीजिए,
ठीक। नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश को दिया है तो बांग्लादेश कैपिटल ढाका, करेंसी टका, ढाका ढाका, टका टका, ढाका टका, ढाका टका। शेख हसीना प्रधानमंत्री, अब्दुल्ला हमीद प्रेसिडेंट। और मेंटल पीस एंड यानी मेंटल हेल्थ एंड पीस को, ये मेंटल पीस एंड हेल्थ को ट्रैक करने के लिए एक ऐप बना है। कौन सा ऐप बना है? वो बीसीबी ने बनाया है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, मानसिक स्वास्थ्य एवं शांति को ट्रैक करने के लिए। बीसीबी ने एक डिजिटल हार्ट बनाया था, किसके लिए? जो कुर्बानी देने वाले पशु हैं, बलि देने वाले, उनकी बिक्री के लिए। और बीसीबी ने ऑनलाइन मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो नेट डिस्ट्रीब्यूशन होता था टेलीकॉम ऑपरेटर्स की तरफ से, जिसे कंपनियां देती है ना, उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रहे थे बांग्लादेश के लोग, तो इसलिए गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है। फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन पर टेलीकॉम ऑपरेटर्स को निर्देश दिए हैं कि इसको बैन मतलब अब ना दें, ठीक है, याद रखना। चलें आगे। अच्छा, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी याद रखिएगा गोवा के बारे में। एक तो जो 30 मई को बताया है मैंने आपको, उसको क्या कहते हैं? गोवा स्थापना दिवस। 30 मई को यानी 30 मई को गोवा एज ए स्टेट शामिल हुआ था अपने भारत में, ठीक है। उसका नाम ज़रूरी है, गोवा स्थापना दिवस, यानी गोवा स्टेबलाइजेशन डे कहते हैं उसको, गोवा स्टेबलाइजेशन डे। अच्छा, ये 18 जून को जो मनाया गया, ये क्या था? ये था गोवा क्रांति दिवस, यानी क्या कहेंगे? क्रांति को क्या कहते हैं? सबको पता है, ऐसा कोई नहीं है। रेवोल्यूशन, गोवा रेवोल्यूशन डे 18 जून को। और गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे, वो कब मनाया गया? वो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसलिए एक बार ध्यान दिला दिया है। मैं क्वेश्चन लेने जा रही थी लेकिन ध्यान दिला दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी भारत में ग्रीन फंगस का पहला मामला किस राज्य में अभी सामने आया है? हाल ही में भारत के किस राज्य में अभी ग्रीन फंगस का मामला सामने आया है? सामने आया है। वो ही दिमाग में चल रहा था, वही ज़बान पे भी हो गया। मतलब अभी तक हमने क्या सुना, कितने तरह के फंगस इन्फेक्शन यानी फंगल इन्फेक्शन पाए जा रहे थे। कोविड-19 से जो लोग ठीक हो रहे थे उनको कितनी तरह के इन्फेक्शन हो रहे थे। ब्लैक फंगस हो रहा था, वाइट हो रहा था, और भी एक आध सुनने को मिला है ना। लेकिन ये पहली बार ग्रीन फंगस सुनने को मिल रहा है, यानी इतने तरह की, इतने कलर के ये फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो इतने कलर्स के फंगस में ये भी सुनने को मिल गया, ये भी शामिल हो गया। कौन सा? ग्रीन फंगस। और ये पहला मामला सामने आया है भारत के किस राज्य में? इंदौर में। कौन है एमपी के चीफ जस्टिस? एमपी के मोहम्मद रफ़ीक। कौन है? मोहम्मद रफ़ीक। ध्यान कीजिएगा छत्तीसगढ़ के कौन है, इसी तरह याद होता है, ठीक है। एमपी के बांधवगढ़, माधव, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय, ये सब क्या हैं? ये सब नेशनल पार्क है। 10 नेशनल पार्क हैं एमपी में। लोकल फॉर वोकल के लिए क्या चल रहा है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। भोपाल कैपिटल है, भोजताल बहुत फेमस है यहाँ का। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके नाम से शिवराजपुर बीच का नाम याद रखा कीजिए, जो द्वारका गुजरात में है, जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल चुका है। आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं, जो यूपी और एमपी दोनों की हैं, ठीक है। और योजनाओं के बारे में मैंने कल परसों ही बताती ही रहती हूँ, है ना। तो वो तो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत के महान धावक यानी रेसर यानी एथलीट, ग्रेट एथलीट ऑफ इंडिया मिल्खा सिंह का निधन हुआ है। इनका कितनी वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो 91 ईयर्स ओल्ड थे। और कोरोना वायरस के कारण अभी इंडिया के जो रेसर थे यानी कि जो एथलीट थे, ये मिल्खा सिंह, 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। कोविड-19 के कारण हुआ। अभी 5 दिन ही हुए हैं, मैंने आपको बताया था, मुश्किल से 5 ही दिन हुए हैं कि निर्मला मिल्खा सिंह कौर, ये इनकी वाइफ थी। इनका भी कोविड-19 के कारण ही निधन हुआ था। और अभी इनका भी, मिल्खा सिंह का भी कोविड-19 के कारण ही निधन हुआ है। 5 दिन के आगे पीछे में दोनों हस्बैंड वाइफ दुनिया से चले गए।
आपने एक मूवी का नाम भी सुना होगा, भाग मिल्खा भाग, सुना होगा ना, भाग मिल्खा भाग, ऐसा सुना होगा फिल्म का नाम। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है भारत के नहीं, किस खिलाड़ी ने अभी वनडे से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो इनका नाम है, क्या नाम है इनका? ओब्राइन। क्या नाम है? ओब्राइन। ठीक है, अब आपको ये बताना है मुझे ये किस देश के क्रिकेटर हैं। नाम बता देती हूँ, कंफ्यूज ना हो। केविन, कोई बात नहीं, घबराइए मत, केविन ओब्राइन। ओब्राइन में इसलिए कहा था कि पहचान जाए हम। केविन ओब्राइन आयरलैंड के क्रिकेटर है ना ये। किसके हैं? आयरलैंड के। तो वनडे से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सबसे कम उम्र में 2 अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मतलब महिला खिलाड़ी सबसे कम उम्र में 2 अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी, सबसे कम उम्र में 2 अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? शेफाली वर्मा। 21 साल की उम्र में इन्होंने जो है 2 अर्धशतक लगा दिए। इन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया की जैसिका हैं, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने 22 में 2 अर्धशतक लगाए थे। ये भारत की जो महिला खिलाड़ी हैं शेफाली वर्मा, बहुत कम उम्र की हैं, और शेफाली वर्मा ये सबसे कम उम्र में 2 अर्धशतक लगाने वाली केवल एकमात्र महिला बन गई हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी किस देश ने अपने यात्रियों को वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो जापान ने। जी हाँ, जापान ने अपने जितने भी उसके पैसेंजर्स या जितने भी ट्रैवल करता होंगे, तो उन जो जापान से बाहर की जर्नी करेंगे, इवन कोई जापान में भी जाएगा, तो उनको वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराने की घोषणा किसने की है? जापान ने। जापान के जो प्रधानमंत्री हैं कौन है? यूसी हिदेसुगा। कौन है? यूसी हिदेसुगा। और येन करेंसी है, टोक्यो कैपिटल है। इससे पहले कौन थे? शिंजो आबे, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, और लास्ट क्वेश्चन भी हो सकता है ये मेरा, कि लास्ट क्वेश्चन के बारे में सुनिए। जो वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध करवाएगा, ये मतलब प्रोवाइड करवाएगा जापान अपने यात्रियों को, इसमें ये डिजिटल नहीं होगा, और साथ ही ये क्या होगा कि पूरे के पूरे मतलब ये पेपर वर्क होगा, पूरे का पूरा पेपर पे होगा। इसमें पूरी डिटेल होगी उस व्यक्ति की, पूरी डिटेल होगी, फुल डिटेल होगी उस पर्सन की, कि कौन सी वैक्सीन लगी, कब लगी, कौन सी डोज थी, कितने दिन हो गए, कितने दिन मतलब वही कब लगी, कौन सी डोज लगी, वैक्सीन का नाम क्या था, कहाँ लगी, है ना। पूरा का पूरा ब्यौरा होगा उस पर। वैक्सीन पासपोर्ट जो उपलब्ध करवाएगा जापान। ठीक है, डाइट यहाँ की संसद है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये मेरा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अभियोजक अधिकारी के रूप में अभी किसको चुना गया है? तो ये हैं करीम खान। ये करीम खान जो हैं, ये मानव अधिकार कानून, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून जितने भी हैं, ह्यूमन राइट्स लॉज के, और जो क्रिमिनल लॉज के ये जो स्पेशलिस्ट हैं, क्या हैं ये, यानी कि जो क्रिमिनल लॉज होती है, और यानी कि सिविल लॉज भी कह सकते हैं उनको। हाँ, क्रिमिनल लॉज याद रखिए बहरहाल। तो क्रिमिनल लॉज और जो ह्यूमन राइट्स लॉज हैं उनके स्पेशलिस्ट हैं ये कौन? करीम खान। और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का अभियोजक अधिकारी अपॉइंट किया गया है। योजक से तो समझ रहे होंगे क्या कहते हैं अभियोजक को, आज ट्रांसलेशन करिएगा। अधिकारी तो ऑफिसर होता है, ठीक है। तो ये हुए हैं करीम खान। लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको पूरा कंप्लीट बेनिफिट हो। खुश रहें, ख्याल रखें अपना, हर वीडियो को ध्यान से सुने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।